हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बेटा हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और इसका अगर आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा इसका एक नए क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है और उसके अच्छे खासे क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछे जाते हैं। तो काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर भी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत होते आसान है। पहले हम आज इसके बारे में पहले आपको समराइज़ कराएंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारी सिलेबस में हैं वो डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये किस किस चीज़ को हमारी लाइफ में डील करता है और इसका क्या वेटेज और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या हमसे पूछी जा सकती है चीज़ें। चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने बेटा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूँ एटम स्ट्रक्चर में, पहले आपको इसको पढ़ना बेटा। इसके बारे में आपको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आपका न्यूट्रॉन्स। दूसरे पॉइंट में आपको पढ़ना बेटा इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल, मॉडल्स पढ़ने, एटॉमिक मॉडल्स लिख दो, एटॉमिक मॉडल्स। अब एटॉमिक मॉडल्स को थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया या फिर आपका मैक्सवेल हो गया, ये सारे मॉडल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें बेटा, जैसे हमारा मॉडल खत्म हो जाएगा देन उसके बाद हमारी इसमें आती बेटा लाइट, और लाइट के बेस पे हम दो थ्योरी पढ़ेंगे बेटा। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी। दूसरा बेटा हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्योरी के बाद प्लांक क्वांटम थ्योरी बेटा। जैसे आपका ये खत्म हो जाएगा अगला पॉइंट प्लांक क्वांटम थ्योरी के बाद हम इसमें बात करेंगे बेटा। अगर आगे बढ़ते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी के बाद हमें इसमें पढ़ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपको पढ़नी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद बेटा आपको इसमें पढ़ना है बोर्स मॉडल के बाद आपको पढ़ना बेटा इसमें स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। और फिर आपको इसमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने बेटा, क्वांटम नंबर्स जिसमें हम बात करेंगे n, l, m, s, ये चारों क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेटा, उनको डिस्कस करेंगे। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे प्रिंसिपल पे हम बात कर सकते हैं क्वांटम नंबर के बाद n, l, m, s क्वांटम नंबर हो गए। उसके बाद इसमें क्या आता है बेटा और नोड्स पढ़ेंगे बेटा। इसमें नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, ठीक है बेटा। एंगुलर नोड्स के बाद हम बात करेंगे इसमें कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसके अंदर देखेंगे बेटा, या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी देखेंगे बेटा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद आपको पढ़ना है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी पढ़नी बेटा, s ऑर्बिटल के लिए, p ऑर्बिटल के लिए, d के लिए, f के लिए, 1s 2s, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंगुलर पार्ट, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे बेटा। और उससे पहले बहुत सारे लॉ भी आप इसमें पढ़ोगे जो हमारे जस्ट किसके बाद पढ़े जाते हैं बेटा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद हम पढ़ सकते हैं इसमें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, इसको पढ़ेंगे। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद इसमें पढ़ोगे बेटा आप बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। उसके बाद लास्ट में आता है हंट्स रूल बेटा। ये सब चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जस्ट बाद में पढ़ेंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे।
ये हमारा है वन शॉट मेमोराइज है बेटा, जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें पढ़ना है। तो पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपसे बेसिक चीज़ों में क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पूछ सकता है। तो पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हेडिंग डालो बेटा, पहले इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वो हमें समझना है। तो जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें बेटा, पहला पॉइंट बेसिक इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा इसमें। अगर मैं बात करूं जैसे नंबर 1 आपसे पूछ सकता आइसो बार, आइसोटोप्स डालो पहले हेडिंग। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो बेटा आइसोटोप्स की सिंपल डेफिनेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, species having same atomic number but different mass number। क्या कहते हैं बेटा? ऐसी स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे लिख सकते हो बेटा 1H1, 1H2, 1H3। एक एग्जांपल ये हो गया बेटा। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, दूसरे एग्जांपल में कलरफुल करके C612, C613, C614। दूसरा एग्जांपल ये हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हो बेटा आप? तीसरा एग्जांपल में लिख सकते हो आप क्लोरीन 30। ये क्लोरीन कितना होता है बेटा? 17, 36 भी होता है। क्लोरीन 17, 37 भी होता है। 35.5 भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से सबका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं बेटा, इसमें पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोबार। देखो बेटा मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जिस किसी के नाम के पीछे भी आइसो वर्ड जुड़ेगा वो चीज हमेशा कांस्टेंट या सेम रहती है। अब तुम किसी के पीछे भी आइसो वर्ड लगा दो, अब अपना आंसर निकाल सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ उसमें चीज कांस्टेंट होने वाली। आइसो जैसे आइसो वर्ड आएगा सेम। अब बार को कैसे याद रखेंगे? भार, और भार क्या होता है? वेट। मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका वेट सेम रहे, बस आइसोबार हो गया। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें? स्पीसीज having same mass number but different atomic number। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, एग्जांपल लिया आपके सामने मैंने यहाँ पर 1 मैंने लिखा बेटा, मास नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कैल्शियम 20, 40 एंड आर्गन 18, 40। देख लो बेटा दोनों का मास नंबर क्या है? मास नंबर दोनों का क्या है? हाँ जी, मास दोनों का सेम है। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो इसी तरीके से कि भाई जैसे कार्बन हो गया, ये हो गया, किसी को भी बना सकते हो जिस तरीके से, जो भी पेयर होगा जिसका मास सेम हो। ऐसे आप कोबाल्ट ले सकते हो, निकल ले सकते हो बेटा, दोनों का मास सेम आता है। ठीक है, दोनों का मास इनका भी सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है, इसका 28 होता है, लेकिन मास दोनों का सेम होता है एग्जैक्ट। तीसरा हम बात करें बेटा, इसमें एग्जांपल ले सकते हो जिस तरीके से नाइट्रोजन 714 एंड कार्बन 614। ये भी किसका एग्जांपल है बेटा? आइसोबार्स का। ठीक है, तीसरा केस हम डिस्कस करने वाले बेटा इसमें। तीसरा केस आता है इसमें आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं इसमें स्पीसीज having same number of न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसा आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, एग्जांपल में मैंने लिखा आपके सामने, जैसे मैं बात कर सकता हूं C6, इस तरीके से ले सकते हो बेटा, कोई भी एग्जांपल बना लो इस तरीके का। जैसे नाइट्रोजन
7 और मास कितना हो गया 14, तो 7 आ गया बेटा। अब देखो किसी में और 7 आ सकते हैं, एंड 7 किसमें आ सकते हैं, ऐसे C6 13 हो गया। तो इसमें अगर प्रोटॉन निकालोगे तो कितना आएगा 14 माइनस 7, इसमें 13 माइनस 6, तो बताइए बेटा आपस में क्या बनेगा, कितना आ जाएगा इन दोनों का चेंज करके 7, इसमें से भी कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से जिसका आपका प्रोटॉन की वैल्यू सॉरी न्यूट्रॉन की वैल्यू जिसमें क्या आ जाए बेटा आपकी सेम आ जाए, जिसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम आ जाए, वो स्पीशीज क्या कहलाती है बेटा आपकी, क्या कहलाती है बेटा आपकी आइसोटोन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास डिफरेंट हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनका मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोबार कहलाते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, सेम निकल के आए, तो मास में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, वो आपका क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन्स बन जाता है, और आपका आंसर आइसोटोन्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं कुछ और स्पीशीज के साथ, नोट कर लो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अगला केस इसमें बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा। मैंने आपके सामने लिया बेटा यहां पर अगला एग्जांपल लिया आइसो, तीसरा नंबर है चौथा। आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स होते हैं बेटा, हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, विच स्पीशीज species having same, which species having same value of n minus p, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू जो सेम रखेगा वो आइसोडाइफर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, आइसोडाइफर्स। एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल उठा लो बेटा। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा, जैसे पोटेशियम 19, 40 एंड फ्लोरीन 9 और 19। अब देखो बेटा, इनमें अगर n माइनस पी की दोनों की स्पीशीज की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा बेटा क्या बन जाएगा, ये बोलो आइसोडाइफर्स। चलो तो पहले इसमें बेटा निकालो प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर 19, इसका हो गया बेटा 9। अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स निकालें तो बेटा 40 माइनस 19, और इसका भी न्यूट्रॉन कितना आएगा 19 माइनस 9, ये वैल्यू निकालोगे 20 आएगी, ये वैल्यू निकालोगे तो बेटा 10 आएगी। अब n माइनस पी की वैल्यू जरा बताना कितनी आ रही है बेटा, 20 माइनस 19, और यहाँ पर n माइनस पी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10 माइनस 9, 1। इसी तरीके से n माइनस पी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ भी 1। तो बताइए ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, आइसोडाइफर्स। कर लोगे बेटा, आसान है। जिसमें n माइनस 1 की वैल्यू, n माइनस पी की वैल्यू क्या है, सेम, वो क्या कहलाते हैं आपके आइसोडाइफर्स। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आइसो डाइफर्स के बाद आपका आता है 4th नंबर हो गया बेटा, ये 5th नंबर हो गया आइसोस्टर्स। स्टर्स क्या होते हैं बेटा, हम इसमें लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें क्या लिख सकते हैं बेटा, विच species having same number of electrons and same number of atoms, उनके अंदर एटम्स भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोस्टर्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने लिखा NO, NO+, N2CO। अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बेटा तो देखो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे बेटा, दोनों के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, NO। अगर NO की बात करूं तो NO में कितने होंगे 7 और 8 15, यहाँ भी 7 बचेंगे, यहाँ भी 7, 14 हो जाएगा। इसके भी कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी कितने आएंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों के नंबर ऑफ एटम्स की बात करें बेटा तो एटम्स बताइए कितने आएंगे, इसके भी 2 एटम, इसके भी 2 एटम, इसके भी 2 एटम। तो बताइए कैसा
ये कैसा टाइप का बनेगा बेटा, आइसोस्टर्स टाइप का बनेगा। और आइसोस्टर्स होते हैं जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो और सेम ही एटम्स हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इसको फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अगला टॉपिक आता है इसमें बेटा। देखो बड़े आसान टॉपिक है बेटा, बस आपको समझना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से आएगी तभी आप इसको आगे क्लियर कर सकते हो। अगला इसमें आता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में? हम लिख सकते हैं विच स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा, सेम हो, तो वो क्या कहलाती है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा यहाँ पर नियोन, फिर लिखा Na+, फिर मैंने लिखा Mg2+, फिर मैंने लिखा Al+3, फिर मैंने लिखा यहाँ पर N-3, O-2, F-1। इसी तरीके से मैंने लिखा Cl-1, सल्फर -2, P-3। ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से और भी लिख सकता हूँ बेटा, PO4-3 एंड SO4-2। ये सब के सब आपस में क्या है बेटा, बोलो बच्चा, ये सब के सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लिखते हैं बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ भी क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने आएंगे बेटा, 50 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इसके भी कितने निकल के आएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात करें बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी कितने निकल के आएंगे, 80 इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी कितने निकल के आएंगे, 80 इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी 10, 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 सबके 10 10 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? चलो, तो इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लास्ट टॉपिक बचता है बेटा जिसमें हम बात करेंगे, इसमें इसकी बात करेंगे, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात आता है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोला तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बोल रहा है तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, विच स्पीसीज हैविंग सेम स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बेटा, मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल है आपका, उसका अगर सेम स्ट्रक्चर दिखाता है तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको आइसोस्ट्रक्चरल। चलो देखते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल लिया ClO4 SO4-2, और तीसरा एग्जांपल लिया PO4-3। समझे बेटा? इसी तरीके से आप ले सकते हो SiH4 एक्सेट्रा। अब देखो चारों का स्ट्रक्चर बनाए तो चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा आएगा बेटा। जो अब हम किसी का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जितना भी नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ड्रॉ करो। सेंट्रल एटम ऐसे रहेगा और एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर दो, माइनस, क्योंकि एक माइनस है, और बाकी सब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बेटा जिसके पास सिग्मा की वैल्यू 4 होती है या फिर स्टेरिक नंबर 4 होता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बोल दो या फिर स्ट्रक्चर बोल दो, सेम इसका भी ऐसा ही बनेगा। सल्फर O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, इसका भी सेम स्ट्रक्चर आएगा। इसी तरीके से इसका बेटा PO-, या फिर यहाँ पे ले लो P डबल बॉन्ड O, O-, O-, समझे बेटा? ये डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है तो सिंगल के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री वो सेम रहेगी। ऐसे सिलिकॉन का ले सकते हैं S, ऐसी ले लिया बेटा हमने, ऐसी यहाँ पर SiCH3 ले लो, H2 ले लो, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। H H H H, मतलब इनकी सबकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल 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 टेट्राहेड्रल।
या फिर सबका प्लेनर प्लेनर प्लेनर, या सबका फिर लीनियर लीनियर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री सबकी क्या हो, एक जैसी हो, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे यहाँ तक बेटा सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं इसमें। अब इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए बेटा, आपको कई बार पेपर में आ सकता है इसमें कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मास या फिर न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, या फिर आपसे इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे निकालते हैं बेटा, चलो सीखते बेटा उनके बारे में। जैसे मैंने आपके सामने का एग्जांपल लिया, आपको ऐसे बोलेगा कि कार्बन 6 में बताइए, क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछा आपसे प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीजें पूछेगा। प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो बेटा आपको ट्रिक याद रखनी है, अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है बेटा, न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, तो याद रखना Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपका बेटा मॉलिक्यूल कटायनिक है या फिर अनायनिक है, क्या बेटा, अनायनिक, तो उसमें Z बराबर P तो हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन कभी इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखोगे बेटा, ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो अब देखो इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन 6 दे रखा है, तो इसका मास कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया 6, मॉलिक्यूल कैसा, न्यूट्रल है, ये भी 6। अब इसमें देखो Z की वैल्यू में कितनी आएगी, 6। अब हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला लगाना है आपको बेटा। फॉर्मूला बराबर होता है, अगर न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब जिसके ऊपर भी आपको अप्लाई करना हो कर सकते हो बेटा। तो यहां पर बताइए एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, 12, प्रोटॉन कितने आपको 6 दे रखे हैं, न्यूट्रॉन आपको निकालने, तो n बराबर कितना है, 12 - 6 = 6 आंसर। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, न्यूट्रॉन कितने बेटा, इसमें 6। मतलब ऐसा एक मॉलिक्यूल है C6, जो भी आपका एटम दे रखा है कार्बन 6 का, सब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आपको दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया। यहाँ पर थोड़ा गेम चेंज करते हैं। मैंने आपके सामने दिया Mg+2, अब हमने इसके ऊपर चार्ज दे दिया, और चार्ज देने के बाद आपसे पूछा बताइए इसका प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूट्रॉन, चारों चीजें आपसे पूछा है। तो सेम पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखिए बेटा, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो Mg का मास कितना होता है बेटा, 12, और यहाँ पर हो गया 24, ये इसका मास होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर। तो बेटा अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर, ये भी 12 ये भी 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन में कमी आती है, क्योंकि एटम की सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2, तो कितने बचेंगे इसके पास, 10। इसलिए मैंने बोला कटायनिक और अनायनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन कितना है, 12 बेटा इसके क्या है, प्रोटॉन कितने रखे, 12 दे दिए बेटा, प्रोटॉन इसके 12 हो गए, 24 में से 12 गए तो कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। इस तरीके से आपको बेटा निकालना है, समझे। तो जब भी आपको कटायनिक स्पीशीज देगा तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन में ही चेंज आएगा। ऐसे आपको तीसरी स्पीशीज दे सकता है बेटा इसमें। अगर हम बात करें, तीसरा एग्जांपल आपको दे दिया, मान के चलो माइनस वाला दे दिया, N-3। अब इसमें क्या आएगा कि बताइए, वही सेम प्रोटॉन, जेड, इलेक्ट्रॉन और आपसे पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन, चारों वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो करेंगे कैसे बेटा, सबसे पहले आपको इसका एटम के बारे में लिखना है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और मास कितना होता है इसका, 14। तो बेटा बताइए एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन 7, ये भी कितना होगा 7, इलेक्ट्रॉन 7 उसके पास पहले से थे, 3 उसने और ले लिए, तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 + 3 = कितना हो जाएगा, 10। न्यूट्रॉन 7, उसका प्रोटॉन कितने बेटा, 7,
मास कितना है 14, तो 14 में से 7 में कितना बचेगा बेटा 7। यही फॉर्मूला आपको लगाना, आंसर आ जाएगा। आसान है बेटा। चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं बेटा, ऐसे पूछेगा बताइए फोर्थ एग्जांपल में H2O में, H2O मॉलिक्यूल में पूछेगा बताइए इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, और इसमें आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। अब इसमें देखो दो से ज्यादा एटम आ गए, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सबका सम लेंगे बेटा इसमें। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम सोल्व करने की बात करें तो जो सबका एटॉमिक नंबर है उसको ऐड कर लो। तो पहले इसका टोटल मास निकाल लो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 + 16, एक एटम को ऑक्सीजन को कितना 16 बराबर कितना आ जाएगा 18, कितना मास आएगा बेटा 18। अब इसकी इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, तो इलेक्ट्रॉन्स बोलो या प्रोटॉन्स, बात सही में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तीनों का आंसर एक आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, एटॉमिक नंबर 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 8, 8 × 1 तो कितना हो जाएगा टोटल 10। अब देखो इसमें 10 क्या क्या आ सकता है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी बेटा इसमें सेम आएगी। तो आंसर क्या आएगा बोलो फटाफट, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। अब इसका मास कितना है 18, और बेटा एटॉमिक नंबर कितना है 10, या प्रोटॉन कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 - 10 इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 8। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आसान है। तो आपको इस तरीके से दे या उस तरीके से दे बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत स्मूथली चलना है, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, कुछ और नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कुछ नए अलग हैं इसमें बेटा, जो हम बात करेंगे। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिया बेटा, इसमें चलो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका XYZ मुझे नहीं पता, इसको लिखिए बेटा। अब इसमें हम बात करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें ऐसे आपको बोलेगा, जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पर कोई आसान सा मॉलिक्यूल ले लो, चलो CO2 ले लिया। फिर CO2 में बोलेगा बताओ इसका इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स कितना होगा, या फिर आपका Z की वैल्यू कितनी होगी, या फिर न्यूट्रॉन्स। फटाफट करके बताइए बेटा इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये ले लिया, अब थोड़ा अनायनिक और ले लेते हैं, थोड़ा गेम खेलने के लिए। मैंने आपके सामने लिया NH4+, सेम यही सारी चीज मैंने पूछी इसमें। फिर से क्या पूछी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, Z की वैल्यू कितनी होगी, और आपका न्यूट्रॉन कितने होंगे। अगला क्वेश्चन लेगा मैंने बेटा इसी तरीके से SO4-2 ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और Z N की वैल्यू कितनी होगी। 3 क्वेश्चन दिए बेटा, फटाफट करते हैं इनको। अब देखो इसमें कार्बन का मास निकालो बेटा, मास। पहले हम बात करें CO2 की, तो CO2 में मास कितना आएगा, एक एटम का 12, एक ऑक्सीजन का बेटा 16 × 32, तो कितना आ जाएगा ये 444, कितना आ जाएगा ये 44। तो बताइए इसका मास कितना हो गया बेटा, मास, ये मास कितना है इसका 44, सही है बेटा। अब इसका एटॉमिक नंबर निकालो। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 16, ऊपर आ जाएगा 6, ये 22 हो जाएगा। हो गया। अब जरा इसको ऐड कर लो, आंसर निकाल देते बेटा फटाफट। तो देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 22, प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा इसमें बोलो 22, एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 22। अब मास न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, मास माइनस प्रोटॉन। मास कितना है 44, न्यूट्रॉन्स कितना है 22, तो कितना आएगा माइनस करके बेटा ये भी 22, ठीक है। इसी तरीके से NH4 का निकालो। अगर हम NH4 की बात करते हैं बेटा, तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम। NH4+ की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो जरा लगाना बेटा, नाइट्रोजन के कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कितने हो गए 1 × 4, टोटल कितना आएगा बेटा 11। लेकिन उसने एक प्लस कर दिया, मतलब एक दे दिया, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो 11 आएगा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना आएंगे बेटा 10 आएंगे। तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसमें 10, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और इसके बाद इसमें आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11, एटॉमिक नंबर भी कितना है 11। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका मास निकालो। मास कैसे निकालेंगे बेटा, 14 + 4 18,
अब न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, मास माइनस प्रोटॉन 11, कितना आएगा बेटा 7। तो कितना आ जाएगा बेटा 7। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, उसका न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। ऐसी SO4 की बात करें तो SO4 का मास कितना आएगा बेटा, पहले SO4 का मास निकाल लो, सबका एक एक करके कर लेंगे बेटा इस तरीके से। SO4 - 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 4, तो ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 32, 8 ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, तो इसमें टोटल एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 48। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, 2 माइनस ले लिए तो 2 और ऐड कर दो, 48 + 2 कितना हो गया 50। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा इसमें, बोलो इलेक्ट्रॉन आपके 50 होंगे। प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करूं तो कितना आएगा बेटा इसमें 48। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 48। अब न्यूट्रॉन, इसका मास निकालो। मास कैसे निकालेंगे बेटा, सल्फर का मास कितना होता है, एक एटम का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, 16 × 4 करोगे तो कितना आएगा बेटा 64। तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा, बोलो 96। कितना आएगा 96। अब n बराबर कितना होगा, 96 माइनस कितना आएगा बेटा 48। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 16, 8 यहाँ बचेंगे 8, 8 में से 4 गए 4, 48। कितना आएगा बेटा 48 आंसर। इस तरीके से आप बेटा किसी भी क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकाल सकते हो, चाहे वो कटायनिक स्पीसीज हो या फिर अनायनिक हो। आप इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अरे मजा आ रहा है ना, अरे मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा ही तो चाहिए। चलो अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप से सीखते हैं बेटा, किस तरीके से और निकाल सकते हैं। आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया कि एक एलिमेंट है X और इससे Y बन रहा है, मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ले रहा है, मुझे नहीं पता। उसने बोला इसका मास मैंने दिया 14, इसका एटॉमिक नंबर दिया 7 और कह रहा है कि इसका जो बन रहा है एटॉमिक नंबर 8 बन रहा है, लेकिन मुझे मास का नहीं पता। तो कह रहा है इसका मास निकालिए, ऐसे करके बोलेगा। तो मुझे नहीं पता ऐसे कैसे करके बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे बेटा। तो अगर कोई इस टाइप की स्पीसीज आपको दे कि वो इसका एटॉमिक नंबर 7 था, या ऐसे बोल दे कि इसका एटॉमिक नंबर का मुझे नहीं पता, इसका मास बोल रहा है कि 1 दिया, शायद 19 बोल दिया। अब मुझे क्या पता 19 किसका होगा, तो बोल रहा है कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, वाई आपको इसका कुछ गिवन कर दे, जैसे अभी मैंने बोला 16 बन गया, इसका 8 बन गया, और आपसे बोले बताओ इसका कितना बन रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है बेटा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले हमें इससे न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट टूट के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा उसके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू से हम उसको रिलेट करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एटॉमिक मास, हम पढ़ते हैं मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मास कितना दे रखा है बेटा 14, प्रोटॉन 7 प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। अब इसका लगा दो, इसको सीधा इसके साथ डील कर दो, फिर से मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना दे रखा है बेटा आपको, इसका 19 दे रखा है, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं बेटा इसके, मुझे निकाल लें। प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 7, तो P बराबर कितना आएगा बेटा 19 - 7, तो कितना आएगा 11। तो ऐसा कुछ नहीं है देखते ही लोग यार ये तो 19 है तो फ्लोरीन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो हम तो एक रैंडमली एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से अगर आए तो कैसे डील करना है। अगर तुम्हें इसका निकालना है, ये इसका केस हो गया, अगर इसका निकालना सेम, मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो बेटा मास मुझे निकालना है, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं इसके 8, और बेटा n की वैल्यू कितनी निकाली 7, तो कितना आ जाएगा 15। तो इसका मास कितना होगा बेटा 15 होगा, समझे क्या। तो कभी आप देख के लिख दो 8 है तो 16 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो आपका डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कितने गेन कर रहा है, वो सब कहानी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, समझे। तो हमें अपना फॉर्मूला लगाना, इस टाइप से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा, ये आपका बेटा खत्म हो गया। ये जितना भी हमने बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर था सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। मेन पार्ट पे आने के लिए आपको बेटा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एटम्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, एटम्स। एटम क्या है बेटा, एटम क्या है,
स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर या फिर बॉडी। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक होना चाहिए सिंगल, वही क्या कहलाता है आपका बेटा, बोलो बच्चा, क्या कहलाता है आपका, एटम कहलाता है। जैसे ये कोई एक बॉडी है या मैटर है और इसका मैं एक छोटा सा पार्ट कट कर दूंगी, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो पार्टिकल, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यही क्या होगा आपका एटम होगा। पूरी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे एग्जांपल लेके चलो, मेरी बॉडी है और बॉडी से मैं छोटा सा एक नेल, अपना नाखून काट के छोड़ दूं, तो वो छोटा सा नाखून क्या है, मेरी बॉडी का, मैटर का एक छोटा सा पार्टिकल है। और सिंगल पार्टिकल को क्या बोलूंगा मैं, एटम है, वो मेरी बॉडी का क्या है, एटम है। ठीक है बेटा, एटम समझ में आया। अब आपसे पूछेगा, जैसे मान के चलो H2 या फिर ऐसे क्वेश्चन दिया मैंने आपके सामने, चलो इसको अच्छे से कर ही लेते हैं। मैंने आपके सामने दिया O, सिंगल ऑक्सीजन, O2, O3, आपसे पूछा बताओ कौन इसमें एटम है, तो आपका आंसर आएगा सिंगल पार्टिकल, ये आपका एटम है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या बेटा, मॉलिक्यूल के बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये भी मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जर्नल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा। मॉलिक्यूल्स और मोल्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में क्या फर्क है दोनों में बेटा, मॉलिक्यूल जो बनते हैं 2 और मोर देन 2 एटम ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट ये जो प्योर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, विद स्मॉल केमिकल चेंज के साथ। ठीक है, और ये जनरली जो एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको लिक्विड मिलेंगे या फिर गैस की फॉर्म में मिलेंगे। समझे बेटा, सेम डेफिनेशन इनकी भी है, 2 और मोर, इसमें भी क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 और मोर। प्योर, इसमें बस प्योर वर्ड यूज करते हैं, प्योर एटम या फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड। लेकिन इसके अंदर जो मास कंपोजिशन होती है, मास कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, मास कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, जो भी मास कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होती है वो हमेशा क्या रहती है बेटा, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। और जनरली जो एग्जिस्ट करते हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, ये कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें ये क्या है, एटम, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। ऐसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि मैंने लिखा H और मैंने यहां पर लिखा एक बड़ा H। मैंने बोला ये एटम है, ये कंपाउंड है, ये दोनों एटम है, तो आपका आंसर आएगा ये भी एटम है और ये भी क्या बेटा, एटम है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सिंगल फॉर्म में। और जब कोई सिंगल फॉर्म में होती है वो एटम होता है, तो इसको बोलेंगे स्मॉल एटम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, स्मॉल एटम। इसको क्या बोलेंगे हम, बड़ा एटम, लार्ज एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसको लार्ज एटम बोलेंगे, इसको स्मॉल एटम बोलेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बेटा। और अब धीरे धीरे अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं एटम के ऊपर, कि एटम, अब हम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में घुसेंगे बेटा। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें जानना था कि क्या क्या हमारा एटम्स के अंदर देखने को मिलता है। फटाफट इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते बेटा। अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया। क्या ले लिया बेटा, सपोज करो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। क्या, जैसे मैंने सामने ये लिखा हुआ है बेटा, कुछ भी दे दिया आपको, जैसे एटम है। एटम हमेशा क्या था, कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बट अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उससे पहले ये एटम कैसा होता है, कि स्फेरिकल होता है और इसके बीच में सेंटर होता है और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों तरफ प्रोटॉन होते हैं। और बेटा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ रिवॉल्व करते रहते हैं, सेल में। ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, एनर्जी को इमिट करते रहते हैं और उस सेल के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं।
तो पहला क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, जो एटम बनता है वो किससे बनता है? मेड बाय, कहीं आपको मिलेगा फंडामेंटल पार्टिकल्स और कहीं आपको मिलेगा सब पार्टिकल्स। देखो थोड़ा सा दोनों में फर्क है, बाकी सेम ही काम करते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल की बात करूं तो फंडामेंटल पार्टिकल के बेस पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलो ऐसे लिख लो बेटा, इसको ऐसे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। फंडामेंटल पार्टिकल की बात करो, सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या आएगा बेटा? प्रोटॉन, इसका क्या आएगा? न्यूट्रॉन। सही है, समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको भी सेम ऐसे ही बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन थोड़ा सा माइनर फर्क है। अगर हम पूरा डिटेल में जाते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और सब पार्टिकल में सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, जो भी उसके एक्स वाई जेड जो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन हम जो मेनली डील करते हैं एटम के अंदर, वो 3 पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो बेटा इनकी हम डिस्कवरी की बात करेंगे, तो अब हेडिंग डालेंगे इसमें, हम इनके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो इसको बेटा पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अब हमारा मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है कि अब इसको किसने डिस्कवर किया, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। तो बेटा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पूरा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आज पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। और अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है और सब कुछ क्लियर हो रहा है तो बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सर को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जो सर को आपका जो प्यार है वो मिलता रहे। और बेटा अगर आपका प्यार मिलता रहे तो हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बेटा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। बस ये मेहनत बेटा, मेरी जो मेहनत है ये आप लोगों का अगर कहीं 1% भी फ़ायदा दे रही है तो इसका प्यार बेटा मेरे को मिलना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।